हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक रिलेटेड है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में डेटा ट्रांसफर से। तो देखते हैं हमारा ये जो टॉपिक है वो क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम मोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेटा ट्रांसफर मोड्स के बारे में, जो हमारे सीपीयू और पेरिफेरल्स यानी जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनके बीच में जब डेटा ट्रांसफर होता है तो उसमें कुछ सर्टेन टेक्निक्स होती है जो यूजली फॉलो होती है। तो उसमें से हम दो टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से जो पहली है वो है प्रोग्राम्ड आईओ की, यानी प्रोग्राम्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, और दूसरा है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इन दोनों टेक्निक्स को आज हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि प्रोग्राम्ड इनपुट और आउटपुट जब हम कहते हैं तो उसमें वर्किंग क्या होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इसका बेसिक फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा रीड स्टेटस रजिस्टर है, चेक फ्लैग बिट है, फिर फ्लैग है। तो ये एक्चुअली सबसे पहले पिंस किसकी है ये, या फिर मैं कहूँ कि रजिस्टर्स है तो रजिस्टर्स किसके हैं, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। तो ये जो रजिस्टर्स है ये एक्चुअली हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या फिर मैं कहूँ कि जो हमारे इंटरफेस होता है उसके मॉड्यूल्स है। यानी जब आप डेटा ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या चेक होता है कि हमारा डेटा एक्सेप्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर डेटा एक्सेप्ट हो रहा है तो उसको जब आप डेटा एक्सेप्ट करेंगे तो वो डेटा कहाँ जाएगा, डेटा रजिस्टर में जाएगा और फिर वो सीपीयू में पास होगा। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हमारे पास एक पूरी टेक्निक होती है जिससे हमारा डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू के बीच में इजीली ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज हमें अज्यूम करनी होती है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो हमारी एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स यानी एक पूरे ग्रुप में डेटा है और हमारी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरे एक बाइट यानी 8 बिट का डेटा अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 इंस्ट्रक्शन है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है रीड द स्टेटस रजिस्टर, यानी स्टेटस रजिस्टर क्या करता है। अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी कोई दो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है तो स्टेटस रजिस्टर क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है, कि क्या कोई एरर तो नहीं है हमारे सिस्टम में, या फिर हमारे डेटा ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या चेक होगा, रीड स्टेटस रजिस्टर, यानी जो हमारे फ्लो चार्ट में लिखा है वहां पे सबसे पहले स्टेटस रजिस्टर चेक करेंगे कि क्या हमारा डेटा एक्सेप्ट होगा या फिर डेटा रीड या राइट करने की कंडीशन में है या नहीं। यानी स्टेटस रजिस्टर में जो फ्लैग है उसको चेक करेंगे, एक पर्टिकुलर बिट होगी उसकी। जैसे वो बिट चेक हो जाएगी तो यहाँ पे अगर डेटा 0 आया यानी ओके कि मेरा डेटा रीड नहीं हुआ है या फिर वहां पे कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर से मेरा स्टेटस फ्लैग कंटिन्यूसली चेकिंग कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन अगर मेरा फ्लैग सेट है या फिर मेरा फ्लैग 1 है तो वो नीचे रीड करेगा अपने डेटा को, यानी वो डेटा ट्रांसफर स्टार्ट करेगा। ऑब्वियसली अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो डेटा रजिस्टर की हेल्प से होगा, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो भी डेटा है रजिस्टर में वो रीड होगा, फिर ये डेटा हमारा ट्रांसफर हो जाएगा मेमोरी में, यानी एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे अगर मेरा ऑपरेशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे कि नहीं। यानी सपोज वो डेटा ट्रांसफर के लिए रख दिया गया है पर ड्यू टू मे बी हार्ड वायरिंग या फिर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर इशू की वजह से मेरा ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो क्या होगा कि अगेन मेरा सिस्टम हमारे स्टेटस फ्लैग को चेक करेगा। वहां पे एरर का अगर फ्लैग एक्टिवेट होगा तो उसे क्या पता चलेगा, ओके डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो वापस वो पूरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर वो मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम कोई नए प्रोग्राम या फिर नए ट्रांसफर को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक टेक्निक होता है जिससे हमारा डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू के बीच में ट्रांसफर होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे हमें एक और क्लियरली हमें समझ आएगा कि ये ट्रांसफर कैसे होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो इंटरफेस लिया है
उसके लेफ्ट और राइट साइड में सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से राइट टू लेफ्ट मूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि मेरा डेटा ट्रांसफर करना है इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू के बीच में, तो कभी भी ये डेटा डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होगा, उसके बीच में कोई इंटरफेस होगा या मैं कहूँ कंट्रोलर होगा। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर स्टार्ट कैसे होगा? तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस और इंटरफेस के बीच में इनपुट आउटपुट बस है, यानी यहाँ पे हमारा डेटा जब ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे एक बाई डायरेक्शनल बस है जो इस ट्रांसफर को सपोर्ट करेगी। अब सपोज मेरा जो डेटा है वो मैंने अपने इंटरफेस में डाल दिया है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस से वो डेटा इंटरफेस में चला गया। तो यहाँ पे जो मेरी लाइंस है वो एक्टिवेट होगी डेटा वैलिड वाली, यानी यहाँ पे जो डेटा वैलिड की लाइन है वो सपोर्ट करती है इनपुट आउटपुट डिवाइस और इंटरफेस के बीच में डेटा ट्रांसफर को। जैसे ही मेरा इंटरफेस डेटा एक्सेप्ट कर लेगा तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को वापस सिग्नल भेजेगा डेटा एक्सेप्टेड कि ओके मुझे डेटा मिल चुका है। अगेन ये एक काइंड ऑफ हैंड शेकिंग टेक्निक है। आप प्लीज अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हैंड शेकिंग टेक्निक वापस देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ही मेरा डेटा डेटा रजिस्टर में एंटर हो जाएगा तो यहाँ पे जो मेरे लाइन है डेटा एक्सेप्टेड वो ऑन हो जाएगी। उससे क्या होगा, सबसे पहले तो जो मेरी डेटा वैलिड की लाइन है वो डिसेबल हो जाएगी और मेरे जो सिस्टम है यानी जो मेरा इंटरफेस है अब कोई भी नया डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसका पुराना डेटा सीपीयू में नहीं चला जाता। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप सोचिए कि हमारे पास सपोज इंटरफेस में 8 बिट का कोई रजिस्टर था और उसमें ऑलरेडी हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा ले लिया है। अब अगेन अचानक से बिना किसी इंडिकेशन के और कोई डेटा अगर वापस हमारे डेटा रजिस्टर में एंटर करेगा तो वो इसको ओवरराइट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा डेटा डैमेज हो जाएगा और पहले का डेटा सीपीयू में पहुंचेगा भी नहीं। इसीलिए काफी जरूरी है कि जब हमारे डेटा रजिस्टर में एक डेटा अवेलेबल है तो हमारे कोई दूसरा डेटा उसके ऊपर ओवरराइड ना हो। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा जो डेटा एक्सेप्टेड लाइन होती है जैसे ही ऑन होती है हमारा स्टेटस रजिस्टर वहां पे फ्लैग इंडिकेट करता है। उससे क्या पता चलता है कि ओके इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास डेटा अवेलेबल है। तो उससे हमारी जो डेटा वैलिड की लाइन होती है वो डिसेबल हो जाती है ताकि हमारा कोई एक्स्ट्रा डेटा वापस इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरफेस में एंटर ना कर सके। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है यानी जो हमारे कंप्यूटर के बीच में और इंटरफेस के बीच में ट्रांसफर है वो चालू हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास इनपुट रीड और राइट के पिंस होती है। तो हमारा जो इंटरफेस और सीपीयू है अब वो दोनों कनेक्शन में आएंगे। तो हम जब भी कोई भी डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं इंटरफेस और सीपीयू के बीच में तो हमारा जो एड्रेस बस होता है सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस फेच कर लेगा जहां पे भी उस पर्टिकुलर डेटा को रखना है। फिर वो डेटा इनपुट रीड और राइट को एक्टिवेट करेगा। उससे हमें क्या पता चलेगा कि या तो हमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में डेटा रीड करना है या राइट करना है, और फिर हमारी डेटा बस उस डेटा को प्लेस कर देगी हमारे सीपीयू या इंटरफेस पे। तो यहाँ पे ये सब हमारा जो प्रोसेस होता है इससे हमारा डेटा वन बाय वन ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा फ्लैग क्लियर होगा इसके बाद अब सपोज एक जो बाइट थी वो मेरी सीपीयू में चली गई है, ये पूरे प्रोसेस के बाद अब नेक्स्ट डेटा भी तो आना चाहिए। तो वापस ये प्रोसेस जब इनिशिएट करनी है सेकेंड टाइम तो उस टाइम क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी डेटा एक्सेप्टेड की लाइन थी इंटरफेस उसको डिसेबल कर देगा और हमारे डेटा वैलिड की लाइन इनेबल हो जाएगी यानी 1 पे आ जाएगी। उससे क्या होगा कि अब हमारा सिस्टम नया डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये हमारे प्रोग्राम्ड आईओ की प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को सीपीयू से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। अगेन यहाँ पे एक ध्यान रखने की चीज है कि यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर यूज नहीं होता है, यानी ये जो कनेक्शन है डायरेक्ट इंटरफेस या फिर जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है उसके हेल्प से ही की जाती है। यहाँ पे जो अब हम नेक्स्ट टेक्निक देखने वाले हैं वो है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ की, यानी इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट डिवाइस के कनेक्शन की। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये टेक्निक यूज की जाती क्यों है।
तो हमने जो लास्ट टेक्निक यूज की थी प्रोग्राम्ड आईओ वाली, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमारा सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमेशा डेटा आ ही रहा है हमारे सीपीयू में। तो वहां पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा सीपीयू बार बार क्या करता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करता है, तो इसके वजह से वो कोई और प्रोग्राम या फिर और कोई वर्क कर नहीं पाता। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट इंटरफेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा डेटा है, यहाँ पे इंटरप्ट फैसिलिटी की वजह से अटक जाता है, या फिर मैं कहूँ कि हमारा सिस्टम कब एक्टिवेट होगा। सपोज मेरा कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो दूसरा कोई काम कर रहा है, तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को तब तक नोटिस नहीं करेगा जब तक उसमें एक्चुअल में कोई वर्क की जरूरत हो, या फिर उसमें कोई इंटरप्ट की फ्लैग का उसको सिग्नल मिले। तो यहाँ पे हमारा जो सीपीयू है उस पर्टिकुलर टाइम में जब वो कुछ नहीं कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो वहां पे उस टाइम पे वो दूसरा कोई प्रोग्राम रन कर सकता है। तो अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम डिटेल में समझते हैं इस चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिवीजन है। तो सबसे पहले जो हमारा हार्डवेयर वाला पार्ट है, वहां पे आप अज्यूम कीजिए कि कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे अगर सपोज इनपुट आउटपुट डिवाइस में किसी स्विच से सिग्नल आया है, यानी वो हमारा हार्डवेयर है ऑब्वियसली, तो जैसे ही हमारा वो सिग्नल एक्टिवेट होगा तो हमारे इंटरप्ट की प्रोसेस चालू होगी। तो जैसे ही हमारी इंटरप्ट की प्रोसेस चालू होती है, तो हमारे सिस्टम में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे तो ऑब्वियसली कंप्यूटर या हमारा सीपीयू कुछ दूसरा काम या प्रोग्राम रन कर रहा है, तो कभी भी वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को सीपीयू बीच में नहीं छोड़ता, उसको कंप्लीट कर लेगा। जैसे ही वो उसको कंप्लीट करेगा, फिर वो अपने इंटरप्ट के सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, यानी अब वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्शन में आने वाला है। तो जब वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्शन में आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो पहले के प्रोग्राम था या जो उसका इंस्ट्रक्शन था उसका एड्रेस उसको सेव करना जरूरी है। तो वो क्या करेगा, हमारे स्टैक पॉइंटर की हेल्प से या फिर हमारे प्रोग्राम स्टेटेड वर्ड्स की हेल्प से प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है, जो हमारे पुराने प्रोग्राम का एड्रेस है, उसको कहीं सेव कर लेगा। फिर उसके बाद जो हमारा इंटरप्ट है उसका जो एड्रेस है, यानी जहां पे हमें नया प्रोग्राम रन करना है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एड्रेस को अपने सिस्टम में एक्सेप्ट करेगा प्रोग्राम काउंटर में। फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड जो वर्क होगा उसमें क्या होगा कि हमारा जो इंटरप्ट का जो भी प्रोग्राम है वो रन करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, हमारे जो प्रोसेस करना है इंटरप्ट को उसको स्टार्ट करेगा, यानी उस पर्टिकुलर इंटरप्ट के लिए, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो भी फंक्शन है उसको वो रन करेगा। जैसे ही उसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो सीपीयू है उसको अगेन वो अपना जो पुराना वाला काम था वही स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने कहा था कि वो अपने पीएसडब्ल्यू और प्रोग्राम स्टैक पॉइंटर की हेल्प से प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है वहां पे रखा है उसने, तो उसको वो वापस रिट्रीव कर लेगा। जैसे वो उस डेटा को रिट्रीव करेगा, तो अपना जो पुराना वाला प्रोग्राम है वापस रन होने लग जाएगा। तो ये जो हमारी टेक्निक है ये हमारी इंटरप्ट इनिशिएटेड टेक्निक है। यहाँ पे एक जानने लायक चीज ये है कि जब हमारे प्रोग्राम काउंटर में इंटरप्ट एंटर करता है, तो ऑब्वियसली इंटरप्ट दो तरीके होते हैं, एक होता है वेक्टर्ड और दूसरा होता है नॉन वेक्टर्ड। तो यहाँ पे जो वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड का जो फीचर है उसमें क्या होता है कि सपोज आप जब उस डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जब आपका डेटा ट्रांसफर होगा, तो अगर आपका एड्रेस फिक्स्ड है, यानी मैं कहूँ कि मेरा जो डेटा है अगर वो फिक्स्ड एड्रेस पे जाने वाला है इंटरप्ट की वजह से, तो वो होता है मेरा वेक्टर्ड इंटरप्ट। और अगर मैं कहूँ कि मेरा जो एड्रेस है मैंने खुद सेट किया है इंटरप्ट के लिए, तो उसको हम कहते हैं नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए। अगर आपने 8085 कभी पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। ये ठीक उसी तरह का है कि जब आपका इंटरप्ट का एड्रेस फिक्स होता है तो उसको हम वेक्टर्ड एड्रेस बोलते हैं, और अगर हमारे इंटरप्ट का एड्रेस फिक्स ना हो तो उसको हम नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट बोलते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे डीएमए के बारे में बात करेंगे, जो होता है हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। अगेन वो एक मोड है जिसके थ्रू हम अपने मेमोरी के बीच में और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं।
थैंक यू। तो आज का अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें लाइक देके सपोर्ट करना ना भूलें।